करेंगे अगर जैसे व्यूअर्स वैसे जो पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें डर लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको डायरेक्टली ऑन कैमरा ये YouTube पे जाने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको सबके सामने बता रही हूँ। आप किसी भी जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छे से जानता है, आप उनको पूछो 10 साल के बाद आज का निफ्टी का लेवल कितना है, उससे कई ज्यादा ऊपर रहेगा या कई ज्यादा नीचे रहेगा। तो हर एक इंसान यही बोलेगा कई ज्यादा ऊपर ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसमें डरने की बात है ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियोस देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से चूज करो उसमें से, एंड आप भी आपका एनालिसिस लगाने के बाद कॉन्फिडेंटली जब इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबी अवधि के लिए रखिएगा। एक आज लिया कल सेल किया 2 घंटे में सेल किया ऐसे मत करिएगा, फिर कभी लॉस हो जाएगा तो फिर डर और बढ़ते जाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक पर द बिज इन्फ्लुएंसर्स। इस सीरीज में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक जैसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के जरिए आपको फाइनेंशियली लिटरेट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। और इस हफ्ते हम आपकी जिनसे मुलाकात कराएंगे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 10 सालों तक उन्होंने लोगों को पढ़ाया और 2019 में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना कदम रखा और उसके बाद से ही लगातार वो अपने इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जरिए लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट कर रही हैं और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता रही हैं। तो देर किस बात की है, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सीए रचना रानडे से। बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद। रचना जी, हम अपने बात की शुरुआत यहीं से करेंगे। आपके चाइल्डहुड डेज के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से बचपन में आपका मनी के साथ रिलेशनशिप था और आपके शुरुआती दिन कैसे थे? एक्चुअली मेरी ये जो मनी की एक आदत जो है, सेविंग की आदत बोलिए आप, इन्वेस्टिंग की आदत बोलिए, शायद बहुत पहले से मुझे लगी थी। आई थिंक आई वाज इन ग्रेड 4 और ग्रेड 5 जब मुझे पॉकेट मनी मिलना शुरू हुआ था। मेरी मॉम मुझे और मेरे बड़े भाई को दोनों को पॉकेट मनी देती थी और बोलती थी कि जो कुछ भी खर्चा किया होगा आपने, कि लेट अस से साइकिल में भले ही आपने तब क्या 1 रुपए में हवा वगैरह भर के मिलता था 50 पैसे में, तो वो भी अगर खर्चा किया तो भी लिख के रखने का है। एंड एट द मंथ एंड जिसके ज्यादा सेव होंगे मेरे या मेरे भाई के, उसको 10 रुपए का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता था। अच्छा। तो शायद इसमें मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले बचपन से, कि एक मतलब जो कुछ भी खर्चा होता है उसको लिख के रखना है चाहिए आइडियली। वी कॉल दिस एज जर्नलिंग। खर्चे जितने भी होते हैं वो लिख के रखना है। एंड सेकंड थिंग, जितना भी पैसा मिल रहा है ना उसमें से बचाना ज्यादा होता है, वो एक बचपन से ही समझ में आया। एंड फिर मॉम क्या करती थी कि टिपिकली लेटस से एनुअल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए तो लेटस से डैड मॉम ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, नाना नानी ने गिफ्ट्स दिए हैं, तो ये सभी पैसे इकट्ठा करती थी और बोलती थी इसका हम एफडी बनाएंगे। तो आई रिमेम्बर मैं मेरे मॉम के साथ जाती थी, फिर हम वो स्लिप्स वगैरह भरते थे, पे इन स्लिप है, फिर एफडी का फॉर्म है, ये सब तब मैं भरती थी इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल। एंड तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 10th स्टैंडर्ड के पहले मुझे प्रॉपर बैंकिंग ऑपरेशंस आते थे। मैं पैसे विड्रॉ कर सकती थी, डिपॉजिट कर सकती थी, एफडीज बना सकती थी। एंड 10th के एग्जाम के बाद जो बहुत सारे रिलेटिव्स ने पैसे वगैरह दिए अच्छे मार्क्स आने के बाद, तो तब मेरे मॉम ने बोला था कि अब नाउ दैट यू आर गोइंग टू कॉलेज तो हमने एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, तब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे बोला मॉम ने। अच्छा। एंड मेरा पहला गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाज व्हेन आई एंटर्ड 11th स्टैंडर्ड, आई गेस 2003। एंड तब मैंने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में एट 8,000 रुपीज पर 10 ग्राम, और आज उसका वैल्यू अराउंड 50 to 53,000 है पर 10 ग्राम। तो ऐसे जर्नी चालू हुई बचपन से। बिल्कुल, हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये जो सेविंग की हैबिट है वो बचपन से ही मतलब इनडायरेक्टली हमारे कल्चर में उसको इनकलकेट की जाती है। जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स आते हैं वो हमें पैसे देते हैं तो हम पैसे जोड़ते हैं, लेकिन वो समय के साथ कहीं ना कहीं खो गया है। बच्चे उसको खर्च कर देते हैं उसको सेव करने के बजाय। आजकल उन्हें पैसा मिलता है तो वो कुछ ना कुछ उससे जाके खरीद लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे आपके लाइफ के आते हैं। आपने कैसे सोचा कि अब इसके बाद आपने 10th-12th कर लिया है, सीए की पढ़ाई करनी चाहिए आपको? कुछ इंटेंशन नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। इनफैक्ट मुझे तो सिंगर बनने का था, इसके लिए मैंने कॉमर्स एज ए स्ट्रीम चूज किया था, क्योंकि साइंस में बहुत पढ़ाई होती है ऐसे सुना था सीनियर से। तो कॉमर्स इसीलिए लिया था ताकि मैं आगे जाके सिंगिंग परसू कर सकूं। बट 11th स्टैंडर्ड में एक लड़के से मुलाकात हुई थी, फिर वो रिलेशन कंटिन्यू हुआ था 12th में। फिर वो बोला कि मैं तो सीए करने वाला हूँ, तो वो बोला कि अगर तुम सिंगिंग करोगी मैं सीए करूंगा, तो फिर मिलना कैसे होगा? मैंने कहा यार बहुत सही पॉइंट है यार, कैसे करेंगे फिर? तो बोला तू एक काम कर, मिलने के बहाने ही से लेकिन सीए एनरोल तो कर ले, तो क्लासेस साथ में जाएंगे, उसी बहाने मिलना होगा। मैंने कहा अच्छी आइडिया है। अच्छा, ऐसे भी नहीं था कि घर में बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं। माय डैड वाज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ किर्लोस्कर। मेरा भैया तब तक सीए बन चुका था, मेरी भाभी सीए थी।
तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था, तो आई हैड अ वेरी गुड रीजन ऑल्सो टू गिव एट होम कि क्यों मैं सीए करना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे भैया जैसे बनना है, क्योंकि मुझे भाभी जैसे बनना है, इसीलिए मैं सीए कर रही हूँ। ये बोल सकती थी मैं आराम से कर, बट पर्सनल इंटेंशन कुछ और थे। एब्सोल्युटली। तो दैट वाज द ओनली रीजन कि मैंने सीए करने के लिए परसू किया। एंड आज भी मेरा हस्बैंड, वही वो लड़का जो मुझे 11th में मिला था, वो मेरा हस्बैंड ही है। तो वो बोलता है देख आज तू जो कुछ भी है ना वो सिर्फ मेरी वजह से। आपको एक मतलब मुझे लगता है स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आपको इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल 100% है। सीए के दौरान हमने कुछ स्टोरीज सुनी है, क्या आप शुरू से ही एकेडमिकली स्ट्रांग थी, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, तो क्या शुरुआत से ही आपको आपकी पढ़ाई में रुचि रही, आप उसी तरीके से मेरिटोरियस रही? तो फ्रैंकली बताऊं तो मैं कभी भी स्कूल में एकदम इंटेलिजेंट बच्चों में से तो कभी भी नहीं थी। मतलब क्या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कभी कुछ अवार्ड मिला होगा, उतना होगा, बट उसके बाद मतलब टॉप 5 में छोड़ो, टॉप 10 में भी नहीं आती थी। मेरे क्लास में भी, डिवीजन की तो बात ही कुछ अलग है, तो पूरे ग्रेड की तो बात अलग है, मेरे क्लास में भी नहीं आती थी मैं टॉप 10 में। सो आई वाज नॉट एट ऑल अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आई डोंट थिंक आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एट ऑल। अबव एवरेज बोल सकते हैं हम, क्योंकि मतलब 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में 80+ मार्क्स आए थे। आजकल के बच्चों को तो लगेगा कितनी मतलब कितनी ढ को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढ इज लाइक बिलो स्टैंडर्ड इज व्हाट वी कॉल इन मराठी। बिकॉज आजकल के बच्चों को तो 90+ आते हैं, तो 80+ मुझे आते थे। आई मीन 10th एंड 12th में तब इतने आए थे। बट आई न्यू माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेस वेरी वेल। मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था कि मराठी में अगेन हम उसको एक पाठी बोलते हैं। एक पाठी मतलब जो इंसान एक बार पढ़ के याद कर सकता है। अच्छा। वो तो मैं नहीं थी, ये मुझे पता है। आई न्यू माई बिगेस्ट वीकनेस बट आई न्यू माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट आई वाज एंड आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर। तो अगर कुछ गोल अचीव करना है तो करना है, फिर मैं उसके लिए फिर आगे पीछे नहीं देखूंगी। सो एक अच्छी शायरी भी याद आती है, इफ यू परमिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मंजिल को अपना मान लिया और आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल। तो वैसा मेरा अप्रोच रहा है हमेशा। तो आई न्यू हु आई एम, सो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा की है। मतलब आई रिमेम्बर सीए फाइनल के डेज में तो ऑन एन एवरेज 14 घंटे तो ऑन एन एवरेज पढ़ाई की है। तो यही बात, और यही मेहनत तो रंग लाई है। और जैसा कि हमने सुना भी है, आपने काफी सालों तक पढ़ाया है और उसके बाद आपने 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंट्री की और आपको लगा कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से जानकारी ले। तो ये जो आपके हार्ड वर्क करने की जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं काम आ रही है, और आज लाखों लोग आपको देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना है या स्टॉक मार्केट को समझना है। और मुझे लगता है कि कोविड के दौरान खासकर ये ज्यादा इंटरेस्ट लोगों के मन में इनकलकेट हुआ। सोशल मीडिया के और कोविड को किस तरीके से आप देखती हैं, क्या उसने काफी बड़ा ट्रांजिशन लाया? बिल्कुल 100% लाया। जैसे आपने टीचिंग के बारे में भी पहले पूछा था, तो मेरा सीए हो गया 2008 नवंबर का मेरा अटेम्प्ट था। रिजल्ट आया था 2009 में। सो 2009 आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा। हो गया था, अभी याद भी नहीं करना चाहती कैसे पढ़ाई क्या बट हो गया, राइट। फिर 2009 से 2019 ये ऑलमोस्ट 10 साल का स्पैन मैंने सिर्फ टीचिंग में लगाए थे। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद आपको आराम से एक बिग 4 में, मल्टीनेशनल कंपनी में, हैवी फैट सैलरी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरा पैशन पहले से ही टीचिंग में रहा है। तो पहले गाना पढ़ाने का शौक था जब 11th-12th स्टैंडर्ड वाला, गोइंग बैक टू दैट। बट उसके बाद अभी सीए बन गई थी तो आई वांटेड टू टीच, बट देन आई थॉट कि चलो फाइनेंस में कुछ सिखाते हैं। ड्यूरिंग माय सीए डेज आल्सो मैं मेरे फ्रेंड्स की क्वेरी सॉल्व करना, जूनियर्स को कुछ बताना, ये बहुत मजा आता था। हस्बैंड बोलता है यही तेरी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि अभी उसको बेचारे को ठीक है। तो फिर पढ़ाने में मजा आता था, तो ये तो पता है। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि 2019 के पहले और 2019 के बाद क्या चेंज हुआ है। तो 2009 से 19 में मैं क्लास की 4 दीवारों में पढ़ाती थी। 19 में मैं जब सोशल मीडिया पे आई तो वो दीवारें हट गई थी बस। अब स्टूडेंट बेस सिर्फ पुणे वाला नहीं था, सिर्फ महाराष्ट्र वाला नहीं था, सिर्फ इंडिया वाला नहीं था। अब स्टूडेंट बेस तो पूरा ग्लोबल बन चुका था। इनफैक्ट मेरे चैनल के एनालिटिक्स के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 10% इज ग्लोबल ऑडियंस। तो काफी बड़ा ऑडियंस है, यूएस से, दुबई से, कई जगह से, यूरोप से, कई जगह से ऑडियंस मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और ये तो सबसे ज्यादा पीक कर गया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम था, वो आराम से बैठे थे घर पे, और तब शायद उनको वो जरूरत महसूस हुई कि यार कहीं ना कहीं वी शुड बी बिल्डिंग आवर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। कहीं ना कहीं कुछ पैसिव इनकम आना चाहिए कि अगर हम थोड़ा स्टॉक एनालिसिस कर पाए और हम कॉन्फिडेंटली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाए, मे बी एक 5 ईयर के होराइजन के साथ, 10 ईयर के होराइजन के बाद, तो
10 साल के बाद यार मुझे एक अच्छा उसका रिटर्न मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी जरूरत महसूस हुई। तो शायद तब उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, मे बी द यूट्यूब एल्गोरिदम वाज गुड टू मी, मेरा वीडियो कहीं ना कहीं पॉपअप हुआ और शायद लोगों को पसंद आ गया। तो लोग कई सारे लोग मुझे पूछते कि ऐसे क्या अलग क्या किया आपने यूट्यूब पे। तुम बोलते यार सही बताओ तो कुछ अलग नहीं किया, जो मेरे अंदर का जो एक टीचर था वो लोगों को पसंद आया। कई सारे कमेंट्स ऐसे आए कि यूट्यूब वीडियो आपका जब देखते हैं तो शुरुआत की, बीच में पॉज किया, फिर एक नोटबुक और पेन लेके आए, नोट्स निकालना चालू किया। तो बहुत लोगों को ना वो गोइंग बैक टू स्कूल, गोइंग बैक टू कॉलेज, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग शायद मेरे वीडियो से आ गया, और उनको वो एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप विच इज लॉन्ग गॉन अदरवाइज, बिकॉज मेरा मेजर जो एज ऑडियंस जो है उनका एज 20 to 35 वाला सबसे ज्यादा है। सो 35 मतलब क्या, कॉलेज वॉलेज सब छोड़ के 10-15 साल हो चुके हैं, तो उनको वो गोइंग बैक टू कॉलेज वाला एक अच्छा फीलिंग आ जाता है, तो वो और ज्यादा फिर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मजा आता है मतलब। और आप जैसे कोविड के दौरान की बात भी कर रही थी, बिल्कुल उस समय ऐसा हुआ था कि जॉब सिक्योरिटी भी लोगों के हाथ में नहीं थी, और वैसे में एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम उन्हें मिल जाए और उसके बारे में कोई बताने वाला मिल जाए, वो भी इतने अच्छे तरीके से। और मैं यहीं पे कहना चाहूंगी, मैं पर्सनली आपके वीडियोस को काफी ज्यादा ट्रैक करती हूँ, रेगुलरली देखती हूँ। अगर मुझे भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं तो मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, सो इट्स अ ऑनेस्ट कन्फेशन। और मुझे काफी मतलब वही जो आप बता रही है ना कि पेपर पेन लेके वो समझने वाली चीजें लगती थी। शॉर्ट्स भी जो कि बहुत कम ड्यूरेशन का रहता है, बट वो स्टिल आपके शॉर्ट्स में लगता है कि पूरे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, मतलब वी डोंट नीड कि हाँ मतलब और भी मुझे कुछ जानने की जरूरत है, मतलब टू द पॉइंट, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत कन्वीनियंटली समझ में आ जाता है लोगों को कॉन्सेप्ट। यहाँ जब बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी, फाइनेंशियल लिटरेसी की तो एक तरह से एक वेव ला दी गई कोविड के दौरान, लेकिन बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी को आप कितना इंपॉर्टेंस देती है? क्योंकि आपने बताया कि आप बचपन में थोड़ा मोड़ा आपको घर में उस तरह से एनवायरनमेंट मिला, बिल्कुल। तो क्या आई थिंक बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे रियलाइज हुआ है, इवन विद इन द फैमिली। लाइक मेरे सगे भैया की जो बड़ी बेटी है, उसको मैं एक बार, वो हमेशा, मैं तो बुआ, मतलब वो तो क्या एकदम फेवरेट रहता है कि बुआ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर बार आके हट करती थी, जिद करती थी। तो मैंने उसको एक बार समझाया, बेटा अपने को कमाने के लिए ना बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। शी वॉज आई गेस इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। तो वो बोली उसमें कष्ट क्या करना है, एटीएम के यहाँ पे जाना है, कार्ड डालना है, पैसे बाहर आ जाते हैं, उसमें क्या कष्ट करते हो। तो उनको अगर ये इतना इजी मनी लगता है ना, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। तो अब मैं मेरे बेटे को भी, अब मेरा बेटा भी 4th स्टैंडर्ड में, उसको भी मैंने अभी पॉकेट मनी, इस गुरु पूर्णिमा से मैंने फर्स्ट टाइम उसको पॉकेट मनी देना चालू किया है। उसको भी मैं बोलती हूँ, उसको तो मैं प्रॉपर अकाउंटिंग सिखाती हूँ। उसको टी फॉर्मेट में वो लेजर बनाता है, कैश अकाउंट बनाता है वो, फिर टू साइड पे पैसे क्या लिखना है, बाय साइड पे क्या लिखना है, वो अभी खुद का उतना वो कैश अकाउंट मेंटेन कर सकता है। उसको अभी थोड़ा थोड़ा ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा कैसे होता है कि हर बार खर्चा करना होता है, आपको कितना इनकम आता है। फिर मैंने उसको अभी सिंपल रूल के लिए बोला है, जितना मैं पॉकेट मनी देती हूँ उसका 50% एक्सपेंस, 50% सेविंग, ये मैंडेटरी है। उसका मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हम बैंक में कभी जब टाइम मिलता है, अदरवाइज मैं उसको मेरी मोबाइल बैंकिंग से बता देती हूँ कि कैसे आपको पैसा इसमें ट्रांसफर कर सकते हो आप, कैसे आपको बैंक भी आपको एक रिवॉर्ड देता है, बैंक आपको वेरी गुड बॉय ऐसे बोलता है, मैं उसको बोलती हूँ कैसे आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, दैट्स अ रिवॉर्ड गिवन टू यू, कि आपने हमारे साथ पैसे रखे, आपने सेव किया, इसका रिवॉर्ड आपको मिला। सो वो धीरे धीरे बच्चों में वो चीजें ड्रिप होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले मुझे सवाल पूछा कि मम्मी ऐसे कैसे दिख रहा है टीवी स्क्रीन पे कि निफ्टी ग्रीन में है एंड SGX निफ्टी रेड में है। अरे तो आई एम श्योर अपने व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आधे लोगों को नहीं पता होगा कि SGX निफ्टी क्या चीज है। तो क्या मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट है ऐसे कुछ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। वो देखता है रोज सुबह उठ के, मम्मी पापा टेलीविजन देखते हैं जिसमें ग्लोबल मार्केट्स क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या है, तो वो भी कभी आके बैठ जाता है। तो मैं उसको ये नहीं बोलती नहीं बेटा ये तुम्हारा एज नहीं है, पैसा नहीं, ये मैं उसको नहीं बोलती। मैं उसको इनफैक्ट बिठाती हूँ साथ में, मैं बोलती देखो ये होता है स्टॉक मार्केट, ये अलग अलग कंपनीज होती है। फिर वो जब बिस्कुट खाता है मैं बोलती देखो ये कौन सा कंपनी है, ब्रिटानिया है, अब तुमको टीवी पे ब्रिटानिया का स्टॉक दिख रहा है क्या, देखो ये ITC का बिस्किट है, ये तुमको स्टॉक दिखता है क्या, देखो। सो जब वो सब ये चीजें एट एन अर्ली एज ग्रास्प करेगा, आई थिंक ही विल बी डेफिनेटली अ बेटर इन्वेस्टर व्हेन ही गोज इन हिज टीनेज और मे बी अर्ली 20s। हम हमेशा एग्जांपल्स यार वॉरेन बफे के देते हैं, हम अपने एग्जांपल्स क्यों ना दे। तो आई थिंक हर एक पेरेंट के लिए मेरी एक दरख्वास्त है कि आप आपके बच्चों को फाइनेंस से दूर मत रखिए प्लीज। भले आप उनको अपना पर्सनल इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कितने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, बट कॉन्सेप्ट से दूर मत रखिए, वो सीख जाएंगे आराम से। बिल्कुल। और जब आप फैमिली के एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ना केवल फादर फिगर या मेल की,
फीमेल का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें हम देखते हैं कि इंडिया में स्पेशली काफी ज्यादा अभी हम पीछे हैं। महिलाओं को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो बेसिक बैंकिंग के बारे में भी नहीं जानती हैं कि सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें एजुकेट कर सकते हैं? आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं एक रोल घर के मेल्स को प्ले करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने बोला, वी वर ब्रॉट अप इन सच अ फैशन कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हस्बैंड लोग देखते हैं, डैडी लोग देखते हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। ऐसे ही कई सारे लड़कियों का ग्रूमिंग हो चुका होता है बचपन से लेके जब वो मैरी हो जाती है तब तक। तो अगर हम उनको बताएंगे कि यार दोनों के लिए फाइनेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि एक ही बंदा देखेगा फाइनेंस को, ये गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे कई सारे लड़कियों को भी ये फेस करना पड़ा। मेरे पहचान के 1-2 लोग ऐसे कि हस्बैंड की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई ड्यूरिंग कोविड, एंड उसको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सीए है, अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई, लड़की सीए है, फिर भी उसको पता नहीं है कि यार बैंक अकाउंट कहाँ पे है, क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है तो किधर है। आई थिंक इससे बुरी कुछ चीज नहीं हो सकती है। तो मैं सभी फीमेल्स को भी ये बताना चाहूंगी कि ठीक है, आपको फाइनेंस अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, कोई फोर्स करने से चीजें नहीं होती है। आपको उसकी अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना तो आप ऑटोमेटिकली वो करने लगते हो, तो फोर्स मत करिएगा खुद को, ठीक है। डिसीजंस अगर आपके हस्बैंड ले रहे हैं लेने दो, आपके पापा ले रहे हैं लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है तो भगवान ना करे, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे फिर आप इतना हेल्पलेस फील करते हो। मतलब वो मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, क्या फायदा उसका रचना। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है। तो धीरे धीरे आप ये सीखना चालू कीजिए। इसलिए मैं बोल रही थी कि जो मेल मेंबर्स इन द फैमिली है, आपको अगर लगता है कि द फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली उनको नहीं जानकारी है, तो यार आप एफर्ट ले सकते हो कि आप उनको थोड़ा सा एजुकेट करो, पुश देम टू वॉच माय वीडियोस एज वेल। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, मेरे वीडियोस के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है ना, तो हम सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेल फीमेल दोनों का। तो मैंने ये देखा है कि जो मेल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके पास जितना फीमेल्स का व्यूअरशिप है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू माई चैनल। क्योंकि एक लड़की जब एड्रेस कर रही है वो कनेक्शन अलग होता है, और उनको लगता है कि रचना अगर सीख सकती है तो शायद मैं भी सीख सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग लेवल का होता है। तो लड़कियों को भी ये कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, प्लस लड़कों ने भी एनकरेज करना चाहिए, व्हाट आई फील। और जिस तरह से हम देखते भी हैं कि पर्सनली भी लड़कियां इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, तो वैसे में अगर कोई लड़की बता रही है तो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। वो सोचती हैं कि अच्छा ये कांसेप्ट बता रही है, मतलब पर्सनली शी इज आल्सो डूइंग, तो फिर हम कर सकते हैं। थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है, व्हाट आई फील। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर कोई इंडिविजुअल है वो जॉब कर रहा है, उसे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या कुछ करना चाहिए या क्या कर सकता है वो? सो मुझे ऐसे लगता है कि आजकल ना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है कि जॉब के साथ साथ ना मैं शेयर मार्केट करूंगी ताकि मेरा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने, और इसीलिए वो ट्रेडिंग में लग जाते हैं। पैसिव इनकम ये है ही नहीं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, वो आपका बन गया एक्टिव इनकम। क्यों? क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आप स्क्रीन के सामने हो, आप आपका एक्टिव टाइम उसमें लगा रहे हो, तो दैट्स नॉट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपने ऑफिस आवर्स के बाद आपने खुद ने थोड़ा पढ़ाई किया, लेटर से मेरे वीडियोस देखे, किसी और के वीडियोस देखे, उसके बेसिस पे कोई वेबसाइट चेक किया और आपको लगा हाँ यार ये स्टॉक अच्छा है, आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कुछ आपके मोबाइल में कुछ अलर्ट लगा के रखा है कि यार ये स्टॉक अगर इतने लेवल पे नीचे आता है तो मुझे बस दे दो ताकि मैं वापस से एक बार इन्वेस्ट करूं। सो मैं हमेशा बोलती हूँ एक साथ मत पैसा लगाना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ 1/3 या 1/5 ऐसे करके इन्वेस्ट करना चाहिए। नीचे आएगा तो भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो ये आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल तक 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो जो पैसा बनेगा तो मोटा पैसा बनेगा, एंड वो आपका पैसिव इनकम रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं रचना लास्ट ईयर में स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमाया या यूट्यूब और रिलेटेड चीजों से, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ ऑब्वियसली यूट्यूब से एंड मेरे अदर सोर्सेस ऑफ इनकम से ज्यादा पैसा कमाया। क्यों? आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते उतना ज्यादा, बट जब मैं 50 साल की होंगी और जब मैं ऐसे कोई आपके साथ इंटरव्यू करूंगी तब मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि मेरा स्टॉक मार्केट से आने वाला इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर इनकम। सो इट्स ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टेड हो ना तब उतना आपको ज्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, वही मैं जो बात कर रही थी उसमें अगर
किसी को इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करनी है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? सबसे पहला स्टेप तो डीमैट अकाउंट होना ही बहुत जरूरी होता है। तो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप बेसिक आपकी जर्नी चालू करो। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप के हिसाब से आप सिंपलेस्ट स्टेप कैन बी एसआईपी स्टार्ट कीजिएगा। एसआईपी वो भी इंडेक्स फंड में करेंगे तो नथिंग लाइक इट, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। हर महीने आपके अकाउंट से कुछ भी हो सकता है, 500 रुपए से लेके आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, यार मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाऊं, इतना पैसा ही नहीं मेरे पास। यार 500 रुपए महीने का नहीं, ये मत बोलो आप। 500 रुपए महीने का आप एसआईपी चालू करो इंडेक्स फंड में, क्यों नहीं? दैट कैन बी द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो, थोड़ा और सेव करना चाहते हो, तो लेट अस से एफडी तो चालू करो। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक स्टेप हो गया यार। पीपीएफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीपीएफ से आप चालू कर सकते हो हर महीना, वट एवर 2000 रुपए, 500 रुपए, जो कुछ भी बनता है। मल्टीपल ऑप्शन है चालू करने के लिए। एक ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो सब हो सकता है। आप एक जाना माना नाम हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर। आप जो कंटेंट बनाती हैं वो काफी लोग देखते हैं, उसे सीखते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। आप स्टॉक्स को लेकर भी लोगों को बताती हैं। उसके रिकमेंडेशन तो एग्जैक्टली हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप उसके कंसेप्ट बताती हैं, एग्जांपल्स लेती हैं। कई बार लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो उसे रिकमेंडेशन समझकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत बार कमेंट में होपफुली कहीं आता भी होगा कि हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया एंड वी लॉस्ट। तो वैसे कंडीशन में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट बनाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि मतलब मेरा हर एक वीडियो में ये डिस्क्लेमर होता है कि मैं मतलब जो कुछ भी मैं आपके सामने रख रही हूँ वीडियो में, वो मेरा एनालिसिस में आपको बता रही हूँ। दिस इज नो वेरी वन क्लोज टू अ रिकमेंडेशन, ठीक है? एज पर लॉ आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो ही आप रिकमेंडेशन कर सकते हो। तो मेरे किसी भी वीडियो में ऐसे कभी भी नहीं होता है कि आप ये लेवल पे बाय करो, ये लेवल पे स्टॉप लॉस लगाओ, ये लेवल पे आपका टारगेट प्राइस होगा, क्योंकि दैट इज नॉट टिपिकल रिकमेंडेशन, ठीक है? तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो ये है आपका पूरा एनालिसिस, इसका बैलेंस शीट ये बोल रहा है, इसका P&L ये बोल रहा है, इसका वैल्यूएशन ये है। तो मैं बहुत मेरे साइड से तो बहुत क्लियर करती हूँ कि ये मेरा एनालिसिस है। अब लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आई मीन इट इज देयर चॉइस। मैं हमेशा बताती हूँ मेरा एनालिसिस अगर आप ठीक समझे, फिर आप भी आपका एनालिसिस करो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आपका पैसा है, आपका चॉइस है। एंड अगर हर एक मेरा एनालिसिस अगर 10 out of 10 आने लगेगा ना, तो मतलब मैं तो ब्रह्मदेव के भी ऊपर फिर अभी आप बोलेंगे कि आपके YouTube के इनकम से ज्यादा आपका इधर से इनकम और सिंपल है। आप वॉरेन बफे साहब का भी अगर पोर्टफोलियो देखेंगे, राकेश जी झुनझुनवाला का देखेंगे, हर उन्होंने भी तो मोटे लॉसेस खाए यार। ऐसे नहीं उनका हर एक इन्वेस्टमेंट सही आया हो। अगर उनका नहीं आ सकता तो मैं क्या किस झाड़ की पत्ती हूँ मैं। तो होना ही है ये, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हम ऑडिट में सीखते हैं, सीए के टाइम पे ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो एक इनहेरेंट रिस्क करके एक चीज आ जाती है। इनहेरेंट रिस्क मतलब वो बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो नेगेटिव कमेंट्स आना ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो ठीक है। हाँ, आपका ऐसे भी सोल पर्पस तो है सिखाना और समझाना, बिल्कुल, नॉट रिकमेंडेशन। तो डेफिनेटली वैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा जब आपको लगा हो कि आपके कंटेंट क्रिएशन से आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करें? कोई ऐसा कोई आपके व्यूअर आपको मिल गए हो या कुछ ऐसा? मैं बहुत अच्छा सवाल है। पहले जब मैं 2019 के पहले सिखाती तो मेरा व्यूअर एक बहुत डिफाइंड क्लास था। सीए के स्टूडेंट्स, उनके आगे पीछे मैं नहीं जा पा रही थी। एमबीए के स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर्स, ये वो आई वाज नॉट एबल टू रीच टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? अभी एक लास्ट महीने की बात है, मैं मेरे बिल्डिंग में जा रही थी तो हमारे वॉचमैन साहब ने, नए वॉचमैन आए थे, तो ही स्टॉप माय कार एंड सेड राणा डे मैडम। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले आप यहाँ पे रहते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। इसलिए क्या बात है आप मेरी वीडियोस देखते हो? मैंने बोला कौन सी वीडियो थी लास्ट वेडनेसडे बताओ। उन्होंने सही जवाब दिया। इसलिए क्या बात है। अदरवाइज मैंने मेरे वॉचमैन को, मेरे सोसाइटी के वॉचमैन को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना, ये तो मैंने मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। तो ये जो एक मतलब ऐसे बंदे से लेके आप बड़े मतलब कई सारे मतलब बड़े लोग हैं जिनके जाने माने नाम है उनका। अभी फॉर एग्जांपल स्वामी रामदेव का भी मैंने एक इंटरव्यू लिया था, तो स्वामी रामदेव जी से लेके हमारे वॉचमैन जी तक सब जगह पे मैं पहुंच पा रही हूँ। इवन कई सारी महिलाएं हैं, ऑडियो नोट्स आए हैं मुझे कि रचना आपकी वजह से हमने फाइनेंस मतलब ये एक जर्नी हमारी चालू भी की है। तो बी इट नो जेंडर बायस, नो इकोनॉमी वाइज बायस, नो लैंग्वेज बैरियर। मतलब ऑफ कोर्स हिंदी में मैं कंटेंट ज्यादा नहीं बनाती हूँ, बट इंग्लिश मराठी दोनों लैंग्वेजेस में बनाती हूँ। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल
a way through which I'm able to reach to a lot of variety of people. तो यहाँ हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एक कंटेंट बना रही हैं इंग्लिश में और मराठी में, और जल्द हम हिंदी में भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जितना वेरिएशन बता रही हैं कि आपके व्यूअर्स जितने हैं उसमें और भी वेरिएशन आए और आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें अपने इन्फॉर्मेशन को, और फाइनेंशियल लिटरेसी का आपका ये जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर जैसे व्यूअर्स वैसे जो पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें डर लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो कैसे समझे कि स्टॉक मार्केट हमेशा डराता नहीं है? अगर आप उसके फंडामेंटल्स समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आपके वीडियोस देख लेते हैं तो वो शुरुआत तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आई मीन डरना है तो बिल्कुल डर सकते हैं वैसे, लेकिन शॉर्ट टर्म में डरो। शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा कोई भी नहीं बता सकता है, राइट? थोड़ा बहुत अंदाजा हम लेवल्स के ऊपर से या ओवर ग्लोबल सिनारियो क्या चले थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, परफेक्ट कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली ऑन कैमरा, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको सबके सामने बता रही हूँ, आप किसी भी जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छे से जानता है, आप उनको पूछो 10 साल के बाद आज का निफ्टी का लेवल कितना है, उससे कई ज्यादा ऊपर रहेगा या कई ज्यादा नीचे रहेगा, तो हर एक इंसान यही बोलेगा कई ज्यादा ऊपर ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसमें डरने की बात है ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियोस देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से चूज करो उसमें से, एंड आप भी आपका एनालिसिस लगाने के बाद कॉन्फिडेंटली जब इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबी अवधि के लिए रखिएगा। एक आज लिया कल सेल किया 2 घंटे में सेल किया ऐसे मत करिएगा, फिर कभी लॉस हो जाएगा तो फिर डर और बढ़ते जाएगा फिर। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और स्टॉक मार्केट के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किस तरीके से हमारे व्यूअर्स आपके वीडियो के अलावा और किस तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हैं? तो मेरी वेबसाइट भी है rachnaranade.com करके, तो वहाँ पे मेरा एक ब्लॉग्स का सेक्शन होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेली हम उसमें 3 न्यूज ऑफ द डे टाइप्स डालते रहते हैं कि ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक ओनली, नथिंग अदर, नो अदर न्यूज। या फिर हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को जैसे पढ़ते हैं हम, तो एक चार्ट एक स्टॉक का हम वो देते हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड वे टू गेट फ्री नॉलेज। rachnaranade.com वेबसाइट पे ही मेरे कोर्सेज भी है, उसमें कुछ फ्री कोर्सेज है, कुछ पेड कोर्सेज है, तो पहले में भी आप फ्री कोर्सेज देख सकते हो। अगर आपको एक सिस्टमैटिकली सीखना है तो मैंने क्या किया है, वेबसाइट पे बिगनर लेवल कोर्सेज, इंटरमीडिएट लेवल कोर्सेज एंड एडवांस कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज बनाए। तो जिसको भी एकदम स्टार्ट से, मतलब यार ये स्टॉक मार्केट क्या है, वहां से लेके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तक पूरे इसके अलग अलग कोर्सेज बनाए। तो कोई भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहता है तो आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड वे, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है ना, मैं रैंडम चीजों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, वो एक सीक्वेंस में नहीं आ पाता। सीक्वेंस में नहीं आ पाता, तो सीक्वेंस में सीखना है तो आप वेबसाइट डेफिनेटली चेक कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएट करती हैं, आपके कोर्सेज भी हैं, आपकी अपनी फैमिली है, बहुत सारी चीजें आप ब्रांड्स के साथ एसोसिएट भी करती हैं, ऐसे में सभी चीजें मैनेज कैसे करती हैं आप? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टीम। ओके, कैमरा के सामने मैं आपको दिखती हूँ, लेकिन मेरे कैमरा के पीछे कितने लोग रिलेंटलेसली काम कर रहे हैं ताकि मैं, मेरा जो एक ड्रीम है इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना, सिर्फ इंडिया के बाहर के लोगों को भी फाइनेंशियल लिटरेट बनाना, ये मेरा जो एक सपना है वो सपना साकार हो जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे लिए। मेरी टीम ऑलमोस्ट 15 to 20 पीपल है मेरे टीम में, ऑफिस में भी, घर पे भी अगर आप बोलेंगे ना तो कई बार ऐसे होता है कि यार मेरा शूट लगा हुआ है, तो अभी ये साल में मैंने एक भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड नहीं की। हर बार मेरा हस्बैंड जाता है पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए, वो सिर्फ पूछता है तेरा शूट है क्या, डोंट वरी मैं जाऊंगा। तो इट्स अ टीम वर्क। अगर मेरा हस्बैंड ये बोलता था नहीं तुम मम्मी हो ना, तो मम्मी ने टीचर्स मीटिंग में, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, स्कूल में मम्मी ने जाना चाहिए, वो वाले अगर थॉट प्रोसेस का वो रहता था ना, तो एवरी टाइम आई वुड हैव बीन पुल्ड 1 स्टेप बैक इन माय जर्नी। तो बहुत सपोर्टिव है हस्बैंड भी मेरा। इनफैक्ट 1 साल पहले ही मैंने उसका जॉब भी, अभी मैंने कहा बस अभी बाकी लोगों के लिए काम करना बंद करो, तो ही लेफ्ट हिज जॉब ऑलमोस्ट 1 year ago नाउ, ही इज आल्सो हेल्पिंग मी आउट इन द ऑफिस। तो जितना भी एडमिन रिलेटेड स्टफ है, ब्रांड के साथ फाइनल बातें करना, वो भी सब वो संभाल लेता है। इवन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, वो भी कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे। कभी जल्दी शूट्स होते हैं, कभी देर रात तक, कभी कहीं किसी अवार्ड फंक्शन में गए, कुछ नहीं, वो मेरे बेटे को एकदम अच्छे से, मतलब हम साथ में ही रहते हैं ऑफ कोर्स, बट कभी ऐसे नहीं बोला कि यार तेरी वजह से हमको हमारे पोते को ज्यादा टाइम देखना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दे हैव बीन सुपर सपोर्टिव। मॉम डैड तो ऑफ कोर्स वो तो कभी, मतलब वो तो एक ऑब्वियस होता है कि वो तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे ही, भाई भाभी सब एवरीवन, सब कोई हेल्प करे, एब्सोल्युटली। ये मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई हमारे व्यूअर जो YouTube में अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, फाइनेंस अगर रिलेटेड कंटेंट वो बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? 2 मेजर टिप्स देना चाहूंगी। एक, आप जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हो जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। हम कंटेंट
इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि देखो मुझे कितना आता है, वो नहीं है, आपको समझाना, ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए। इसीलिए जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो वो करना चाहिए अपने आइडिया, नंबर 1। एंड नंबर 2, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन द सेंस ऑफ आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा यूट्यूब वीडियोस का, वो बड़ा डिसिप्लिन तरीके से आना चाहिए। भले ही आप डिसाइड करो कि मैं वंस इन अ वीक ही कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन वो वंस इन अ वीक आना ही चाहिए। कौन से डे ऑफ द वीक, यार आज मैंने सोमवार को डाल दिया, फिर इतवार को डाल दिया, फिर कोई और, ऐसे नहीं चलेगा। आपने, अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना है तो यू हैव टू बी वेरी बैंग ऑन टारगेट। सो जैसे मेरा हर वेडनेसडे को वीडियो आएगा मतलब आएगा, सैटरडे को वीडियो आएगा मतलब आएगा। अच्छा, मेरा कोई बॉस नहीं है, अगर मैंने नहीं डाला वीडियो तो कोई नहीं पूछने वाला है रचना क्यों नहीं डाला तूने, कोई पेनल्टी नहीं लगाने वाला है मुझे। बट ये मैंने खुद को एक डिसिप्लिन इम्बाइब किया कि यार ये 2 वीडियोस आएंगे ही, थर्सडे का लाइव स्ट्रीम आएगा ही, वो भी 9 बजे ही आएगा। अगर कई, अभी रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने सिर्फ 9 के बजाय 10 बजे कर दिया, ताकि मैं सब राखी का पूरा फंक्शन करा के घर पे आके फिर स्टार्ट करूँ स्ट्रीम। मेरे व्यूअर्स इतने यूज टू हो गए कि अगर मेरा स्ट्रीम नहीं आता है 9 बजे तो मुझे ईमेल्स आते हैं नेक्स्ट डे, मैडम तबीयत ठीक है ना, आपने स्ट्रीम नहीं किया, कहाँ दिया। एग्जैक्टली तो ये आपने आदत लगानी चाहिए। फ्यूचर गोल्स क्या है रचना जी के? फ्यूचर गोल्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक मतलब ग्लोबल लेवल पे अपना मार्क बनाने का है और दूसरा लोकल लेवल पे मार्क बनाने का है। सो एकदम एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जैसा है। तो इसीलिए मराठी में मैंने एक्चुअली चैनल चालू किया। तब कई सारे लोग बोल रहे थे हिंदी में बनाओ, ज्यादा रीच बनेगा, बट फिर मैंने बोला पॉइंट तो सही है, ज्यादा रीच तो हिंदी में ही आना है, बट आई थिंक आपका गोल क्या है, अगर आपको इसमें क्लैरिटी है तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। तो मेरा गोल ये था कि महाराष्ट्र में जो टियर 2 टियर 3 सिटी में जो लोग रहते हैं वो हिंदी में भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। सो जो टियर 2 टियर 3 में जो लोग हैं ना, उनको हिंदी में भी उतना कंफर्ट नहीं आएगा, इंग्लिश का तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डिफिकल्ट है उनको ग्रास्प करना। तो अगर मैं उनको मराठी में बताऊं, उनकी मदर टंग में बताऊं, तो उनको ग्रास्प करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे गोल के साथ ही अलाइन हो रहा था, इसीलिए मराठी में चैनल चालू किया। एंड ग्लोबल लेवल पे है, इसके लिए तो डेफिनेटली कोशिश हो रही है। तो देखते हैं, ग्लोबल लेवल का अभी तक रास्ता मिलना है, मिल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि हमेशा जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका कहना होता है बाय इन द डिप। ये कंसेप्ट क्या है और इसको क्यों कहा जाता है, और इसे मतलब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से समझना चाहूंगी, और हमारे व्यूअर्स भी, मुझे उम्मीद है कि वो इस कंसेप्ट को आपके जरिए और अच्छे से समझ पाएंगे। जी, सो बाय द डिप का सिंपल चीज क्या होती है मैं बता दूं कि जब अभी मान के चलिए आज मार्केट थोड़े महीने पहले मार्केट था 18,600 पे, वहां से नीचे आने लगा, फिर अपने को ऐसा लगता है नीचे आएगा और नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा। सो आइडियली वी शुड वेट एंड वॉच। थोड़ा सा नीचे आता है, 1-2% नीचे आता है तो तुरंत बाय नहीं करना होता है। सो बाय द डिप में भी आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी रहता है। हर एक परसेंट पे आप डिप बोल के बाय नहीं कर सकते हो। सो आप आइडियली एक अच्छा खासा करेक्शन के लिए आइडियली आपने रुकना चाहिए, क्योंकि 4-5% का तो करेक्शन मिल जाए तो फिर आप ना एक अंदाजा लगाना शुरू कर देते हो कि आपका एक सपोर्ट लेवल क्या रहेगा। इसके लिए टू बी रियली ऑनेस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना थोड़ा जरूरी होता है कि मान के चलिए यहाँ से बॉल एक नीचे मैंने फेंक दिया तो बॉल तो नीचे सीधा धड़ाम करके गिरने वाला है, ऐसे मार्केट नहीं जाएगा। हिंदी मूवीज में कैसे रहता है कि अगर हीरो की गाड़ी क्लिफ के ऊपर से नीचे गई तो फिर वो गाड़ी भले नीचे रहे, वो लटकेगा, पहले एक पेड़ पे लटकेगा, फिर वो पेड़ टूटेगा और ड्रामा के लिए, फिर नीचे और एक पेड़ मिलेगा उसको, उसके ऊपर भी वो लटकेगा, एंड फिर कहीं से कुछ रेस्क्यू करके वो ऊपर आ जाएगा। बस यही मार्केट का है, वो कहीं पे आके एक सपोर्ट लेता है, वो सपोर्ट टूट गया तो दूसरा सपोर्ट आता है, राइट। तो वैसे सपोर्ट्स पे अगर आप बाय द डिप कर रहे हो, सो बाइंग एट दैट सपोर्ट लेवल इज बाय द डिप, ठीक है। तो वहां पे बाय किया और नीचे बाय किया, कभी ना कभी तो रिवर्स होगा। तो जब वो रिवर्स होगा ना तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस बहुत नीचे होगा, फिर आपको प्रॉफिट में आप जल्दी आ जाते हैं। और यही यूएसपी है रचना जी का कि आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमें बता दिया, एकदम मूवी के साथ वो रिलेट करते हुए, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल के बाद तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा कि मतलब क्या होता है बाय द डिप। हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहेंगे। शॉर्ट में आपको 1 वर्ड में आसान है ना? हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपकी इनकम क्या थी? माय स्टाइपेंड 1,000 rupees per month after working from 10 to 6. Okay. By far your best investment आप क्या कहेंगे? In myself. बढ़िया। किताबें आप पढ़ती हैं, आपके बेस्ट बुक को आप जो हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड कर सकें? साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी है। अदरवाइज मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बुक्स ज्यादा सुनती हूँ। ऑडियो बुक्स मतलब ऑडियो विजुअल। यूट्यूब पे मैं बुक रिव्यूज वगैरह ज्यादा करती हूँ। अगर बहुत ही अच्छा लगे बुक रिव्यू तो मैं बुक पढ़ना जाऊंगी। नॉट अ वेरी मच बुक वर्म,
बहुत ज्यादा बुक्स मैं पढ़ती नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो एनालिसिस है वो ज्यादा करती हूँ, बुक्स Okay. ज्यादा नहीं। आप अपने आप को अगर डिस्क्राइब करेंगी तो वन वर्ड क्या होगा? वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके। मनी या रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन। एक चीज जो आप चेंज करना चाहती हैं अपने पास्ट लाइफ से? Oof. Nothing, I guess. I'm happy with what I am. अच्छा, यहाँ बीच में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमने सुना है कि आपने बताया भी कि आप सिंगर बनना चाहती थी, आप एक ट्रेन्ड सिंगर हैं, तो क्या कहीं रिग्रेट होता है कभी, या कुछ ऐसा लगता है कि क्या वो भी साथ में करती तो शायद और मजा आता? So मैंने साथ में किया एक्चुअली। आई परस्यूड संगीत विशारद विच इज इक्विवेलेंट टू बैचलर्स इन म्यूजिक। तो वो भी किया, सीए भी किया। यू नो जब मैं मेरे सिंगिंग वाले दोस्तों के साथ रहती थी तो बोलते थे पता है रचना सीए, तो तब भी सीए हूँ। सीए के दोस्तों के साथ रहती थी तो बोलते थे, अरे ये तो बहुत गाना भी गाती है। अच्छा- हवा करने में अच्छा लगता था। तो चलिए। सिंगिंग का थैंकफुली मैं मेरा जो करियर तो नहीं बना पाई, बट पैशन जरूर है। बिल्कुल। आई हैव द लिबर्टी टू सिंग। जब भी यूट्यूब पे गाने का मन करता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, म्यूजिक माई स्ट्रेस बस्टर। तो तब मैंने वहां पे गाने भी कई सारे गाए। तो या मुझे लगता है कि मेरे अगले सवाल का जवाब इसी में आ गया। व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? गाना गाना। फेवरेट क्विजीन क्या है आपका? पानी पूरी। अच्छा, अगर आप अपसेट होती हैं तो क्या करती हैं, मतलब बेसिकली? अपसेट होती हूँ तो जनरली आई अवॉइड टू बी विथ माय हस्बैंड और विथ माय सन, बिकॉज फिर मेरा गुस्सा उनके ऊपर निकलेगा। तो आई जनरली ट्राई टू बी विथ माई सेल्फ, काम डाउन अ लिटिल बिट। फिर भी अगर मुझे लगता है यार मुझसे अकेले से नहीं हो रहा है, आई टॉक टू माई हस्बैंड कि यार ये ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, क्या करेंगे। तो यू नो कभी कभी फिर वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएगा, कभी राइड पे लेके जाएगा, हम घूम के आएंगे, तो थोड़ा मन शांत हो जाता है। बट प्राइमरीली आई ट्राई टू सॉल्व इट बाय माई सेल्फ। नहीं होता है तो आई डिस्कस इट विद माई हस्बैंड। बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखती है, खुद से चीजों को सॉल्व करेंगे, लास्ट रिसोर्ट। बट उसमें कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार मैं अकेले सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, यार हस्बैंड की हेल्प लेने लग रही है। इसमें आपको कमी भी नहीं महसूस होनी चाहिए। फाइनली आपका लाइफ पार्टनर है यार, यू आर इक्वल, यू आर फ्रेंड्स फर्स्ट, यू आर हस्बैंड वाइफ लेटर। तो अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे? अगर बात करें शॉर्ट रील्स की और लॉन्ग वीडियोस की, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? लॉन्ग वीडियोस। ओके। आपको लगता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को टीचर हो ना तो एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट के साथ पहला वर्ड आपके दिमाग में जो आता है? इतना सोचना नहीं था। अच्छा, इतना सोचना नहीं था। तुरंत इन्वेस्टमेंट के साथ। ओह माय गॉड, इन्वेस्टमेंट इट्स अ मस्ट, मैंडेटरी, दैट्स अ वन वर्ड, मैंडेटरी। और हमने अभी आपसे चर्चा की, बात की, गाने के बारे में जाना कि आपकी जर्नी में म्यूजिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके लिए स्ट्रेस बस्टर भी है। तो एक छोटा सा गाना हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर। ठीक है। बीच में वो गाना बहुत फेमस हुआ था, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, वो वाला इस 2 लाइनें सुना देती हूँ। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, मार्केट की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। बहुत बढ़िया। और एक तरह से मतलब ये होता है ना एस्पेक्ट, आप जैसे बता रही थी कि सीए फ्रेंड्स कहेंगे अरे गाना भी जानती है, जो म्यूजिक बैकग्राउंड से जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो कहते होंगे अरे ये तो सीए भी है। आप बिल्कुल वर्सेटाइल हैं, लोगों को इतने अच्छे तरीके से कंटेंट मतलब एक्सप्लेन कर पाती हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही हैं, और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करे, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट लेकर आए, और आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं वो जरूर फुलफिल हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी रचना जी से ये मुलाकात पसंद आई होगी, और उन्होंने जिन चीजों को बताया उसे आप ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल जर्नी की जरूर शुरुआत करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।